नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसएस डिस्कवर योरसेल्फ में। आज की शुरुआत करते हैं जीके के 1000 क्वेश्चन सीरीज़ की, जिसमें आपको व्याख्या भी मिलेगी, जो कि वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है ये। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। महाकश्यप की अध्यक्षता में उस समय शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में हुई थी। तो आप याद रखेंगे सबसे पहले 483, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं वैसे याद रखना है, 4 3 2 फिर लास्ट में कुछ भी नहीं। तो 483 में राजगृह स्थान में हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में, और उस समय जो शासनकाल था वो अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में। साबक मीर अध्यक्ष थे उस टाइम, और कालाशोक शासनकाल था उनका। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मेघालीपुत्र तिष्य और अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन में हुई थी। वसुमित्र एवं अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं थे, उपाध्यक्ष थे, ये बात ध्यान रखिएगा। और कनिष्क का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे? गुर्जरा व मास्की में, शहबाजीगढ़ी एवं मनसेहरा में, तक्षशिला एवं लघमान में, या फिर सारेकुना कंधार में। तो अशोक के द्विभाषी अभिलेख कहाँ थे? सारेकुना एवं कंधार में। सारेकुना का अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक द्विभाषी अभिलेख था, जबकि गुर्जरा व मास्की ब्राह्मणी एवं ब्रासी, शहबाजीगढ़ी एवं मनसेहरा खरोष्टी लिपि में था, और तक्षशिला एवं लघमान अरमाइक लिपि में था। दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा गया था? तो ये तो आप सभी जानते हैं, और क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किसे कहा गया था? तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया था। क्यों कहते हैं? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान दिया करता था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाखों का दान दिया करता था, जिसके कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो एमबीटी के शासनकाल में भारत आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। यह कथन किस शासक का है? तो यह कथन सिकंदर लोदी का है। उपर्युक्त कथन दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी का है। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। तो क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? तो इसका आंसर होगा बलबन। लेकिन इस क्वेश्चन का, यदि मैं अपने गुलाम को एक पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे, इसका राइट आंसर सिकंदर लोदी होगा। गांधी ने आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलन कीजिए। जो गांधी जी के आंदोलन हैं उनके कुछ वर्ष दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है चंपारण सत्याग्रह 1942, खेड़ा सत्याग्रह 1930, सविनय अवज्ञा 1917, भारत छोड़ो आंदोलन 1918। तो इसका राइट आंसर है सी, मतलब ए का 3 होगा। चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो आप ऑप्शन में कभी कभी ऐसा होता है, लक जब फेवर में होता है, तो अगर आपको पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो यही अगर पता चल गया तो इसी में ही हम पूरा मैच कर सकते हैं कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था। तो ऑप्शन से पता चल गया कि कौन सा राइट आंसर है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक
मोहम्मद गौरी को माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इसने 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए थे तथा दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला रखी थी। जहीरुद्दीन बाबर को भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी। सैंधव सभ्यता की जो जनसंख्या थी वो किस प्रजाति की थी? मिश्रित प्रजाति की थी। निम्नलिखित में से इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है नेग्रिटो। नेग्रिटो पुरापाषाण काल के मनुष्य की मुख्य प्रजाति थी, जबकि सैंधव सभ्यता निम्नलिखित प्रजातियों में भी थी: अल्पाइन, भूमध्य सागरी, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है सुरकोटदा से। सैंधव सभ्यता में घोड़ों की अस्थियां सुरकोटदा में मिली हैं। सुरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने 1964 में की थी। कोटदीजी से बाड़ागृह, बाढ़ के आगे वाला नुकीला हिस्सा, चन्हुदड़ों से झूकर झांकर संस्कृति, लोथल एक बंदरगाह युक्त शहर था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। तो इसके ऑप्शन है जन्म के समय क्या था? तो जन्म के समय था बोधि वृक्ष यानी कि पीपल। और गृह त्याग के समय क्या था? घोड़ा। गृह त्याग के समय घोड़ा। ज्ञान बोधि वृक्ष होगा इसका राइट आंसर ज्ञान का। और मृत्यु स्तूप सी का चौथा। तो इसका राइट आंसर है ए का फर्स्ट जन्म कमल है। एक बार फिर देख लीजिए, जन्म जो है वो कमल है, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान बोधि वृक्ष, मृत्यु स्तूप। तो इसका राइट आंसर है 1 2 3 4 मतलब सी सीधा ही सीधा दिया गया है, इसमें कुछ आपको चेंजमेंट नहीं करना है। तो जन्म के समय हो गया कमल, गृह त्याग के समय घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष चिन्ह है इनका, निर्वाण पद चिन्ह है, मृत्यु स्तूप है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। तो आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है दोनों ही कथन सत्य हैं। जैन धर्म में तप यानी शरीर को कष्ट देकर सल्लेख पद्धति से प्राण त्यागना, अहिंसा अर्थात हत्या न करने पर भी बल दिया। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो कल्पसूत्र है वो संस्कृत में लिखा गया है। तो ये दोनों ही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। श्री गुप्त वंश के संस्थापक हैं। तो पूछा जाएगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो वो श्री गुप्त है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है आपका, सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिलता है? तो इसका राइट आंसर है एरड़। भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में 510 ईस्वी को उसके सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है, जो हूणों के साथ युद्ध में मारा गया था। और उसकी पत्नी सती हो गई थी। सती प्रथा के प्रचलन का यह प्रथम अभिलेख का प्रमाण है जो एरड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात कौन सा उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी बना? तो इसका राइट आंसर है आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह तत्कालिक उत्तराधिकारी बना था, जिसका कुछ तुर्क गालियों व एवं अमीरों ने विरोध किया था। स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी थी। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी और इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी या 40 अमीरों का समूह बोला जाता था तुर्कान ए चहलगानी को की शुरुआत की थी। तो तुर्कान ए चहलगानी की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान ए खालसा के पास था? तो इसका राइट आंसर है राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। मुगल काल में खालसा भूमि में केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में थी। जो मुगल काल था उस समय खालसा की भूमि थी वो केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में थी।
जिसका लगान सीधे राजकोष में जमा होता था। दीवान ए खालसा का उत्तरदायित्व राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि से था। अपनी किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है गुजरात विजय। तो पहला तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया। या फिर बुलंद दरवाजा कहाँ? फतेहपुर है, तो ये अकबर ने बनवाया था। किस विजय के संस्मरण में? तो गुजरात विजय के। अकबर ने अपनी गुजरात विजय जो कि 1572 ईस्वी तथा 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय के बाद 1602 में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? जो ये सर ए नौबत है ये क्या था? यह एक पैदल सेनाधिकारी था। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं, या नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो जाप्ती से। अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष में टोडरमल ने भू राजस्व बंदोबस्त की जब्ती प्रणाली को लागू किया। यह प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर तथा मुल्तान में लागू थी। जाप्ती से विकसित होकर 1580 में आईने दहसाला व्यवस्था लागू की गई, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। सुरक्षा कपाट सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में बंबई में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में गरमपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो यह 1909 में। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया 1909 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गंगा एवं यमुना नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, परंतु ऋग्वेद में इसी नदी का उल्लेख और महत्व दोनों ही कम थे। कालांतर में इन्हें प्रसिद्धि मिली। जैन मत में संथारा से तात्पर्य क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान है। जो ये संथारा है वह उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजीवक। सम्राट अशोक ने पहाड़ी की चट्टानों को काट कर गुफाओं के निर्माण की वास्तुकला इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया था। गया में बराबर की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए करण चौपड़ सुदामा विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया था। पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो इसका राइट आंसर है 16 अगस्त 1946। इसका राइट आंसर क्या है? 16 अगस्त 1946। प्रथम मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। यह दिवस भयानक सांप्रदायिक दंगों का सूचक था, जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम इसका राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये 69,000 शिक्षक भर्ती में आया था। उन्होंने 1787 में मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम ने 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था।